हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 की गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके दोस्तों प्रश्नावली 2.1 के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपके प्रश्नावली 2.1 से संबंधित बहुपद से रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके तथ्य थे उन सबके बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित करा दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि प्रश्नावली 2.1 में दिए गए क्वेश्चनों का सोल्यूशन दोस्तों किस प्रकार से हम लोग करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक बहुपद से संबंधित वीडियो को नहीं देखा होगा, जो कि दोस्तों इनके तथ्यों से संबंधित है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद दोस्तों आपके प्रश्नावली 2.1 में दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन उनको सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों आपके प्रश्नावली 2.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से बहुपद, क्या बोला है, एक चर में बोला है आपसे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देने के साथ साथ दोस्तों आपको कारण भी देना है कि आखिर है तो क्यों है और नहीं तो क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि एक चर का मतलब क्या होता है। एक चर का मतलब होता है दोस्तों कि जिस बहुपद में केवल एक ही अज्ञात चर राशि उपस्थित रहती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक चर। ऐसा नहीं, कितने बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मतलब किसी बहुपद का अगर उसका जो चर राशि का जो संकेताक्षर अगर वो x रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक चर, अगर y हो जाए तो उसको हम एक चर नहीं बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो संबंध है वो केवल दोस्तों एक अज्ञात चर राशि से, अगर एक अज्ञात चर राशि किसी बहुपद में दोस्तों उपस्थित रहता है केवल एक, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एक चर में बहुपद है। अगर दो रहेगा तो हम लोग बोलेंगे दो चर में बहुपद है। अगर तीन ठो अज्ञात चर राशि उपस्थित रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो तीन चरों में क्या है, बहुपद है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर में। तो पहले नंबर दोस्तों आप लोगों से कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि 4x² - 3x + 7, यानी ये दोस्तों आपको सामने एक बहुपद दिया जा रहा है और आपको बताना है कि यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है तो क्यों है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो सबसे पहले आपका जो ये दोस्तों बहुपद दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि बहुपद है कि नहीं, क्योंकि आप बहुपद बहुपद बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पहचानना भी है कि कौन कौन नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद का संबंध अगर हम वास्तविक तौर पर दोस्तों देखें तो खासकर दोस्तों बीजीय व्यंजक से होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस बीजीय व्यंजक में सम्मिलित होने वाले उनके समस्त राशियों घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो उसी को हम लोग दोस्तों बहुपद के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला नंबर दोस्तों आपका जो बीजीय व्यंजक लिया गया है वो कैसा है दोस्तों, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में जो चर राशि आए हैं 4x² और -3x, इनके जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों जो आपका ये पहला नंबर का जो आपका दोस्तों बीजीय व्यंजक है वो अपने बहुपद के रूप में है। इतना दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से श्योर हो चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि जो दोस्तों आपका ये बहुपद है वो एक चर में है कि ना। एक चर करने का मतलब इसमें केवल एक ही अज्ञात चर राशि उपस्थित है कि ना। तो देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें केवल एक ही अज्ञात चर राशि उपस्थित है, यानी कि x। यानी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो केवल एक ही चर राशि क्या होगा, मान निकल कर आएगा। किसका, तो केवल x का। ऐसा नहीं कि इसमें x है फिर दूसरा चर राशि y है फिर तीसरा चर राशि z है। इसमें कौन है, तो केवल एक ही चर राशि x उपस्थित है। इसलिए दोस्तों यह एक चर में बहुपद है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। और पूछा है कारण क्यों है, तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे क्योंकि इसमें केवल एक ही अज्ञात चर राशि उपस्थित है। यही दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो कैसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिखा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है हाँ यह एक चर में बहुपद है। क्यों है भाई, क्योंकि इसमें केवल एक ही अज्ञात चर राशि x उपस्थित है, इसलिए दोस्तों एक चर में बहुपद है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद है कि ना। पहले ये हम दोस्तों क्या करेंगे, निर्णय करेंगे कि बहुपद है कि ना। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बीजीय व्यंजक है आपका, इसमें केवल एक ही चर राशि है, कौन, तो y²। और जो स्क्वायर में जो दोस्तों आपका जो 2 दिख रहा है वो एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो चर राशि के ऊपर जो आपका पूर्ण संख्या आया है ये आपको बताता है कि हम क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। तो दोस्तों ये साबित हो जाता है इससे कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो एक प्रकार का बहुपद है। अब हमको ये देखना है कि यह एक चर में है कि नहीं। तो दोस्तों यह एक ही चर में है, कौन, तो y चर में, क्योंकि इसमें एक ही अज्ञात चर राशि उपस्थित है, कौन, तो y। तो इसी में दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं कि हाँ यह एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक ही अज्ञात चर राशि y उपस्थित है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा
ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर देखेंगे यहाँ पर, तीसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है कि ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके बीजीय व्यंजक का जो पहला पद है 3√t, तो इसमें दोस्तों जो आपका t है वो क्या है, चर राशि है। और साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो चर राशि आपका t है वो दोस्तों किस में है, तो रूट में है। तो रूट कहने का मतलब होता है कि t का पावर 1/2, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर दोस्तों 1/2 अगर घात के रूप में रहता है तो उसका मतलब होता है कि यह किस रूप में है, रूट के रूप में है। और जब भी दोस्तों ये रूट के रूप में कोई अगर संख्या रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस रूप में है, तो t का घात 1/2 के रूप में है। तो देख सकते हैं कि जो चर राशि आपका t आया हुआ है उसका घात जब 1/2 हो चुका है तो दोस्तों जो 1/2 है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या नहीं है, वो दोस्तों क्या है, यह अपूर्ण है। यानी अपने दोस्तों 0.5 को क्या करता है, यानी अपूर्ण संख्या क्या करता है, यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसलिए बोल सकते हैं कि यह बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। अब दोस्तों जब ये बहुपद है ही नहीं तो हमको बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि एक चर में है कि नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो इस पर दोस्तों हम क्यों बताएंगे कि एक चर में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं यह बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, देखिए नहीं यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि t का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम जरा बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर जो चौथा नंबर प्रश्न है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे कि बहुपद है कि ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर आप लोग ये देखते हैं कि y जो आपका चर राशि है उसका तो घात पूर्ण है, लेकिन दोस्तों इसी बीजीय बहुपद में आपका जो दूसरा पद है 2/y उसमें जो चर राशि आया है y, ये दोस्तों बिल्कुल भी अपने घात को पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं आप लोग को बताता हूं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2/y का मतलब होता है 2 × 1/y, और यहाँ पर दोस्तों 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो 2 क्या है, आपका अचर गुणांक है, तो उसको यहीं पर रख देंगे हम लोग। और 1/y कहने का मतलब होता है कि y का इन्वर्स यानी y का पावर -1। तो देख सकते हैं कि दोस्तों आपके पूर्ण संख्या के परिवार में कभी भी आपको -1 नहीं मिल सकता है, जबकि दोस्तों आपके चर राशि घात एक बहुपद के लिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि इसका घात कैसा मिल रहा है, अपूर्ण संख्या मिल रहा है। इसलिए बोलेंगे कि बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एक चर राशि का घात पूर्ण है दूसरा का चर राशि का घात पूर्ण नहीं है तो इसको बहुपद बोल देंगे। अगर आपके किसी भी बीजीय व्यंजक में उनके आने वाले जितने भी चर राशि है और उन चर राशियों में से किसी भी एक चर राशि का अगर घात अगर अपूर्ण हो जाता है तो उस बीजीय व्यंजक को हम लोग बिल्कुल भी बहुपद नहीं बोलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसको क्या करने लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से नहीं है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि y का घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 5 नंबर में, तो आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबर देखिए, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये बहुपद है कि ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में आपके 3 तो दोस्तों चर राशियां हैं, कौन कौन, तो x y t। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन चर राशियों का जो घात है वो पूर्ण है कि ना। अगर पूर्ण होगा तो बोलेंगे बहुपद है, अगर पूर्ण नहीं होगा तो बोलेंगे यह बीजीय व्यंजक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि चर राशि x के घात 10 जो कि एक पूर्ण संख्या है, y चर राशि का जो घात है 3 जो कि एक पूर्ण संख्या है, चर राशि t का घात 50 जो कि दोस्तों एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। तो बोल सकते हैं कि ये जो दोस्तों हमारा बीजीय व्यंजक है वह एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन वेट, यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि एक चर में कौन बहुपद है, तो दोस्तों यहाँ पर यह बिल्कुल भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस बहुपद में आपके 3 ठो अज्ञात चर राशि उपस्थित है। किस किस रूप में, तो x y और t के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, लिखेंगे कि दोस्तों यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अज्ञात चर राशि क्रमशः x y और t उपस्थित है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर। तो आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोगों से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है x² का गुणांक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गुणांक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 7x, ठीक है। तो 7x को अगर हम लोग दोस्तों तोड़ेंगे तो क्या मिल सकता है, इस प्रकार से मिलेगा 7 × x। बताइए आप ही लोग,
7x को अगर हम तोड़ दें तो 7 गुना x के रूप में क्या हो सकता है, या मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि जो 7 है वो x के साथ गुणा के रूप में है, आज जो x है वो 7 के साथ गुणा के रूप में है। गुणांक का मतलब होता है कि जो अंक गुणा के रूप में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 और x ये दोनों क्या है, एक दूसरे के गुणा के रूप में है ना दोस्तों। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो x है वो किसके साथ गुणा के रूप में है, तो 7 के साथ। आज जब हम पूछेंगे यहाँ पर कि जो 7 है वो किसके साथ गुणा के रूप में है, तो हम लोग बोलेंगे x के साथ। तो अगर दोस्तों हम आपसे ये पूछे कि जो x है इसका गुणांक क्या होगा, मतलब इसका गुणा वाला संख्या कौन होगा, गुणा वाला अंक कौन होगा, तो आप लोग जवाब दीजिएगा 7 होगा ना। अगर हम आपसे पूछे कि 7 का गुणांक कौन होगा, 7 का गुणांक करने मतलब कि 7 का गुणा वाला अंक कौन होगा, तो भैया 7 का गुणा वाला जो अंक है वो x से ना होगा, तो हम लोग बोलेंगे x होगा। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, हमको यहाँ पर समझकर इसको दोस्तों हमको यहाँ पर बस उसका गुणांक लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस बहुपद को देखते हैं, पहला नंबर बहुपद में। तो पहला नंबर बहुपद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे पद का सिलेक्शन करेंगे जो कि x स्क्वायर से संबंधित होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि इस बहुपद में जो दोस्तों आपका दूसरा पद है x स्क्वायर, वो क्या है, x स्क्वायर से संबंधित है। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, यानी कि x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें से निकाल कर। तो x स्क्वायर बोला है गुणांक लिखिए, तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर दोस्तों आपको केवल दिख रहा है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो x स्क्वायर है वो 1 के साथ गुणा में है, यानी अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो संख्या वही प्राप्त हो जाएगा जो संख्या था, है ना। तो क्या था, तो x स्क्वायर। तो अगर दोस्तों हमको गुणा के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा x स्क्वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x स्क्वायर है इसके साथ गुणा वाला अंक कौन है, यानी गुणांक कौन है, तो वो है दोस्तों 1। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर गुना 1। अब बराबर में दोस्तों लिख लेंगे कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से दोस्तों ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों जो आपका बहुपद है वो इतना है, हम लिखे हैं इतना, तो इसका मान जो होगा दोस्तों वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर समझिएगा, देखिए इस तरीके से 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुणा x स्क्वायर प्लस x। बताइए हो सकता है ना, 2 प्लस 1 गुना x स्क्वायर प्लस x, मतलब इसके और इसके मान में कोई अंतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। समझ गए दोस्तों आप लोग, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2 नंबर में। तो बताना आप लोग ध्यान से कि दूसरा नंबर में दोस्तों जो आपका बहुपद है इसमें कौन सा वाला पद आपका दोस्तों x स्क्वायर से संबंधित है। तो देख सकते हैं कि इस बहुपद में दोस्तों जो आपका दूसरा पद आया है वही x स्क्वायर से क्या है, संबंधित है। तो हमको क्या करना है, इसका गुणांक लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा, ऐसे देखिए 2 देखिए माइनस है ना, तो इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू -1 गुना x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस एक्स स्क्वायर ना, और हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 गुणा एक्स स्क्वायर, आप प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वो कौन है, तो -1 है। तो इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर में। तो देखिए दोस्तों आप लोग बताइए कि तीसरा नंबर में आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए इसमें जो दोस्तों आपको बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का जो पहला पद है वो एक्स स्क्वायर से संबंधित है, तो इसका दोस्तों गुणांक देखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कौन है, तो गुणांक रूप में दोस्तों पाई बटा में 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो दोस्तों आप लोग ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बटा 2 ऐसे, गुना का है तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है दोस्तों, तो x। अब आपको यहाँ पर आराम से दिख रहा होगा कि जो x स्क्वायर का दोस्तों जो गुणांक है वो है पाई बटा 2। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक पाई बटा 2 है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर में। देखिए तो चौथा नंबर क्या है,
यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर दिया हुआ है √2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका दोस्तों क्या है, बहुपद है। तो इस बहुपद में देखना है कि एक्स स्क्वायर लो हमें एक्स स्क्वायर है नहीं, ये साफा गायब है। इसमें दोस्तों कहीं पर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बताइए तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा ना। ये सब दोस्तों आप लोग का माइंड टेस्ट लिया जा रहा है कि आप लोग कितना सीखे, कितना जाने, कितना इसको पहचान सकते हैं, कितना इसमें दोस्तों आप लोग को नॉलेज हुआ है। ये सब दोस्तों आप लोगों को पर्सनालिटी के माध्यम से आप लोग को सिखाया जाता है, ताकि जब आप दोस्तों आगे क्लास में जाइएगा तो आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोस्तों आप लोग कोई भी क्लास बिना दोस्तों गैप किए आप लोग हर क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से, हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बताइए तो इसमें यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो। आप लोग को पता है कि दोस्तों बहुपद के मानक रूप में आधी घात वाला जो चर राशि होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर आप प्लस √2x माइनस 1, यानी अपने किस रूप में हो चुका है, यह दोस्तों अपने द्विघाती बहुपद के रूप में यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आप 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0। आज जब 0 को इतना में जोड़िएगा तो इतने ना मिलेगा, तो इसके बाद में कोई फर्क नहीं, लेकिन हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर का गुणांक करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि 0 गुणा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो दोस्तों गुणा वाला अंक है वो कौन है, तो 0 है, यानी 0 है। तो बोल सकते हैं कि इसमें दोस्तों इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो 0 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 3 नंबर प्रश्न पर। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 के घात के द्विपद, द्विपद मतलब जो ना 2 पद हो गए, ठीक है, और 100 घात की एक पदी, एक पदी करने का मतलब जो में केवल 1 पद हो गए। एक एक उदाहरण दीजिए, मतलब क्या करना है दोस्तों, उदाहरण देना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, एक उदाहरण लेते हैं 35 के घात वाला, और दूसरा का उदाहरण लेते हैं दोस्तों किसका, तो 100 घात वाला, ठीक है। एक पद के एक उदाहरण दीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा। यहाँ पर 35 घात के द्विपद कोई भी दोस्तों लिख सकते हैं अपना मन से, कोई भी, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपना मन से एगो लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम कोई भी यहाँ पर जैसे मान चलते हैं हम चौरा से ले लेते हैं जेड, ठीक है। इसका घात कितना चाहिए, तो 35। तो दोस्तों हम लोग क्या किया, यहाँ पर 35 लिख दिया, जेड 35। तो क्या बोला है कि 35 घात के द्विपद बोला है ना, तभी एगो पद मिला इसमें। तो मान के चलते दूसरा का जो पद है वो कितना है, 5। तो जेड 35 प्लस 5, आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, वाई 35 लिख सकते हैं, एक्स 35 प्लस 10 लिख सकते हैं, वाई 35 प्लस आप 7 लिख सकते हैं, या दोस्तों आप लोग ए 35 प्लस या मान चलते हैं माइनस आप 5 भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, जो चाहे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा 2 ठो क्या हो चुका है, यहाँ पर पद हो चुका। अब हम बात करते हैं कौन सा, तो दोस्तों 100 घात वाला एक पदी का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों तथा 100 घात के एक पदी, बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 घात के एक पदी, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी मतलब को चौरा ले लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली रूप से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 3x के पावर 100 हो गया, एक पद के रूप में 3x के पावर 100, यानी इसका घात कितना है, तो 100 है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो चुका, आपका 100 घात वाला एक पदी, आपका बहुपद यहाँ पर निकल कर आ चुका। तो आपका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये समझा दूं कि बहुपद की घात होता क्या है। दोस्तों जो बहुपद अपने जितने घात वाला होता है उसी को दोस्तों हम लोग बहुपद का घात बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि जिस बहुपद का नामकरण उसकी जिस घात के रूप में किया जाता है उस घात की संख्या के आधार पर हम उस बहुपद की पहचान करते हैं। जैसे कि मान चलते हैं और कोई दोस्तों बहुपद हुआ आपका रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद हमने उसे क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों उस बहुपद में आने वाले समस्त चर राशियों में उसके दोस्तों जो चर राशि का अधिकतम घात होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। इसलिए उसको हम लोगों ने क्या बोला, उससे दोस्तों हम लोगों ने रैखिक बहुपद का नाम दिया। तो इसलिए जो बहुपद है आपका वो कितने घातों वाला है, तो है दोस्तों एक घातों वाला है। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि कोई दोस्तों द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद कहने का मतलब कि उस बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम घात वो कितना है, वो 2 है। इससे दोस्तों बोल सकते हैं कि उस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात कहने का मतलब कि जिस बहुपद में उनके चर राशि का अधिकतम घात होता है वो अधिकतम घात वाली संख्या क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये दोस्तों जो आपका बहुपद वो कैसा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 5x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये कैसा बहुपद है आप लोग का। तो दोस्तों ये जो बहुपद है हमारा वो एक प्रकार का त्रिघात
त्रिघाती बहुपद है। हमने यहाँ पर त्रिघाती बहुपद का नाम क्यों दिया? क्योंकि इस बहुपद में आने वाले चौरासियों में जो दोस्तों आपके 5x³ का जो आपका चौरासी है इसका घात दोस्तों अधिकतम है अन्य चौरासियों की तुलना में, इसलिए दोस्तों हम लोग इस बहुपद को त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। और ये कितने घातों वाला है? तो त्रिघाती कहने का मतलब कि 3 घातों वाला है, इसलिए बोल सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है? तो 3 है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक बनाकर आप लोग को समझाकर फिर से मैं दोस्तों दूसरा का बताता हूँ, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा, इसमें चौरासी का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितना होगी? 2 होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर में। तो 2 नंबर दोस्तों देखिएगा आप लोग 4 - y²। तो 4 - y² बहुपद में जो दोस्तों आपका चौरासी का अधिकतम घात वो कितना है? तो चौरासी का अधिकतम घात दोस्तों 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका बहुपद वो द्विघाती है। द्विघाती कहने का मतलब किस बहुपद का घात कितना है? तो 2 है। तो कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, लिख लेंगे इसमें चौरासी का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 ही होगी। आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चलते हैं हम लोग कौन से नंबर पर? तो तीसरे नंबर पर। देखिए तीसरा नंबर से क्या कहा जा रहा है? 5t - √7। तो 5t - √7 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसमें देख सकते हैं कि चौरासी कौन है? 5t। और इसमें दोस्तों इसके जो घात है वो कितना है? तो 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों आपका जो बहुपद है वो कैसा है? वो रैखिक बहुपद है। तो कहीं ना कहीं इस बहुपद का घात कितना होगा? तो 1 होगा। यानी इस बहुपद में अधिकतम चौरासी का जो घात वो कितना है? वो केवल 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? तो दोस्तों केवल 1 होगी। इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर में। तो दोस्तों 4 नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक प्रकार का संख्या है। किस रूप में? तो संख्या 3 के रूप में आया है। और मैंने दोस्तों आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि संख्या भी दोस्तों आपका एक प्रकार का बहुपद ही होता है, जिसे हम लोग संख्यात्मक बहुपद के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इस संख्यात्मक बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद भी दोस्तों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन संख्याओं में दोस्तों जो इनके चौरासी का जो गुणांक होता है वो दोस्तों इनका जो घात होता है वो शून्य होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसे शून्य बहुपद के रूप में जानते हैं। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो में दोस्तों बताया था संख्यात्मक बहुपद को शून्य बहुपद, तो उसे देखकर दोस्तों बहुत सारे ने ये हमसे कहा था कि आपने अपने पिछली वीडियो के माध्यम से जो बताया था वो एक प्रकार का गलत आपने बताया है। क्योंकि संख्यात्मक बहुपद को शून्येतर बहुपद कहा जा सकता है, लेकिन शून्य बहुपद बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई भी दोस्तों गलत चीज नहीं पढ़ाया हूं। मैं खुद डरता हूं कि आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसा कोई भी मतलब चीज ना बता सकूं जो कि दोस्तों रॉन्ग हो, गलत हो। क्योंकि दोस्तों आप हम पर भरोसा कर, हम पर विश्वास कर, हम पर उम्मीद लगाकर आप अपना कीमती समय हमें देते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर दोस्तों आप हमें लाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों उस उम्मीद के साथ मैं भी ये सोचता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दूं, अच्छा ज्ञान दूं। अगर दोस्तों मैं आप लोग को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाऊंगा तो आप लोग मेरे वीडियो को क्यों देखिएगा? आप लोग मेरे वीडियो को अपना टाइम क्यों दीजिएगा? बिल्कुल दोस्तों नहीं दीजिएगा। तो मैं आप लोग को दोस्तों आज प्रूफ भी कर देता हूं कि दोस्तों आपका जो संख्यात्मक बहुपद है उसे हम लोग शून्य बहुपद क्यों बोल सकते हैं। दोस्तों आपके शून्य बहुपद का मतलब क्या हुआ? देखिए शून्य बहुपद में मैंने क्या बताया था? शून्य बहुपद में दोस्तों मैंने आप लोग को यह बताया था कि दोस्तों शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चौरासी का जो घात होता है वो दोस्तों शून्य होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को सिखाया था कि रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चौरासी का अधिकतम घात 1 होता है। द्विघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चौरासी का अधिकतम घात 2 होता है। त्रिघाती बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चौरासी घात 3 होता है। तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार से जब आपके चौरासी घात 1 से अगर कम हो जाए, अगर 0 हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लोग बोल सकते हैं शून्य बहुपद। क्योंकि रैखिक का मतलब होता है 1 और शून्य का मतलब होता है 0, यानी कि शून्य बहुपद। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि मैंने बताया था कि बहुपद उसे बोलते हैं जिनमें चौरासी घात एक पूर्ण संख्या हो, जबकि शून्य भी क्या होती है? एक दोस्तों पूर्ण संख्या होती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर दोस्तों किसी संख्या का जो गुणांक है चौरासी और उसका घात अगर शून्य हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद, जिसे हम लोग संख्यात्मक बहुपद के नाम से जानते हैं। यानी अगर ये 3 है और इसका अगर चौरासी अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके चौरासी का जो घात है दोस्तों वो कितना है? तो 1। लेकिन अगर इसके चौरासी घात अगर दोस्तों 0 हो जाए तो फिर उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो घात है वो कितना है? तो दोस्तों 0 है। तो 0 होने का क्या होता है कि इसका मान 3 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि 1 से पावर 0 का मान कितना मिलता है? 1। और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 3। ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में लोगों ने ये कहा था कि आप गलत पढ़ा है, क्योंकि जो शून्य बहुपद होता है वो दोस्तों ये बताता है कि 0 की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 0 की घात नहीं बताया है। 0 की घात कहने का मतलब कि 0 के ऊपर घात,
जीरो के ऊपर घात। अरे भाई मोरे, जब 3 इंटू एक्स के पावर 0 है उसका मान मिल रहा है 3। अगर हम 5 लिखे, 5 इंटू अगर एक्स के पावर 0 लिख लें या वाई की पावर अगर हम 0 लिख लें तो उसका मान कितना मिलेगा दोस्तों? उतना ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो अगर उसी प्रकार से दोस्तों मेरी बातों को ध्यान समझते रहिएगा, अगर हम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिख लें 0 इंटू एक्स के पावर 0 तो क्या इसका मान अपरिभाषित मिलेगा? इसका मान इन्फिनिटिव मिलेगा। बताइए कैसे मिल सकते हैं इसके इन्फिनिटिव? अरे मेरा मतलब है बहुपद से। अब बहुपद का संबंध होता है कि चर राशि के घात से। तो यहाँ पर हम चर राशि का घात देखेंगे कि संख्या घात देखेंगे? संख्या घात देखेंगे हम यहाँ पर। हम तो यहाँ पर किसका घात देखें? चर राशि घात है। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर जब 3 का जो गुणांक है एक से इसका चर राशि, जब इसका घात 0 है तो उसका भी मान कितना मिला? 3 मिला। तो जब 0 का गुणांक है x, इसका घात 0 है तो दोस्तों इसका भी मान कितना मिल सकता है? 0 नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब x के पावर 0 का मान होता है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 ना मिलेगा। अपरिभाषित किसे मिलेगा? इन्फिनिटिव किसे मिलेगा? पढ़ते उड़ते नहीं है, उधर समझते नहीं है, मेरे ऊपर मतलब लगते हैं पूरा बोलने कि आप गलती पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक को बोलिए ना कि क्यों ऐसा बताया है, हमारे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? जिस प्रकार से परिभाषा उस माध्यम से मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब शून्येतर, अब रहा बस शून्येतर बहुपद का। तो शून्येतर का मतलब होता है कि जिसमें शून्य बिल्कुल भी शामिल ना हो। और जबकि दोस्तों यहाँ पर शून्य शामिल नहीं होगा। जब हर संख्या के चर राशि का 0 है तो 0 संख्या के चर राशि का 0 नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है, देखिए तो नहीं लिखे है 0 इंटू एक्स का घात 2। अगर हम पूछे कि इसका घात कितना है तो इसका घात नहीं बोल सकते कि आप लोग 2 है, ये द्विघाती है। अगर हम इसको लिख कर बोले तो नहीं बोलेंगे द्विघाती है। गजब हाल है, हमको समझ में नहीं आता है। अरे भाई मोरे, आपके कहने का मतलब ये है, उन लोग का कहने का मतलब ये है कि 0 का घात है। मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाहते हैं। तो ये दोस्तों संख्या का ना घात पूछ रहा है, 0 का घात है 0। तो हमने 0 का घात 0 थोड़ा लिखा है, हमने लिखा है 0 इंटू एक्स का घात 0। हमने यहाँ पर 3 इंटू एक्स का घात 0 लिखा है, ऐसा थोड़ा लिखा है 3 का घात 0, 5 के घात 0, या फिर हम दोस्तों लिखे हैं 7 के घात 0, ऐसा लिखे हैं। ये चर राशि के घात पर दोस्तों हमने चर राशि के घात के लिखा है 0, ना कि संख्या का घात के लिखा है। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर 0 का जब हम घात ले लेंगे 0 तो इसका मान होगा इन्फिनिटिव, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से इसको प्रूफ भी कराया है, साबित कराया है कि क्यों होता है इन्फिनिटिव। तो पहले समझ लीजिए तब हमें बताइए, हमें बोलिए कि हमने गलत पढ़ाया है, हमने गलत आप लोग को बताया है। हमने दोस्तों गलत नहीं बताया है। ये जो आपका दोस्तों 0 इंटू एक्स के जो पावर 0 है उसका मान मिलेगा 0। और इसे भी दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं? संख्यात्मक बहुपद बोल सकते हैं। और शून्य बहुपद इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके चर राशि घात क्या है? 0 है, समझे। और यहाँ पर दोस्तों जब हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या में अगर किसी संख्या का अगर घात हम 0 ले लें तो उसका मान सदैव क्या मिलेगा? 1 प्राप्त होगा। लेकिन उसी संख्या में अगर हम 0 को ले लें तो उसका जो मान है वो आपको इन्फिनिटी प्राप्त होगा। यानी अगर दोस्तों अगर हम ले लें यहाँ पर x का घात 0 तो x क्या है? चर राशि, वो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। किसके लिए? तो x के घात 0 बराबर 1 के लिए। लेकिन किसको छोड़ के? तो 0 के छोड़ के। अगर हम ये 0 लेंगे तो बिल्कुल भी 1 के बराबर वो आ नहीं सकता। अगर 0 को छोड़कर दोस्तों अगर हम यहाँ पर 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, कोई भी अगर हम संख्या ले ले तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मान है वो 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन जो 0 घात होगा वो बिल्कुल भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो हमने संख्या का जो घात है उसके लिए इन्फिनिटी बोला था, ना कि हम दोस्तों चर राशि के लिए। तो पहले आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, अच्छी तरीके से जान लीजिए, तब हमारे ऊपर आप बोलिए। मैं दोस्तों अगर गलत रहता हूँ, गलत पढ़ाता हूँ, गलत आप लोग बताता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों को दोस्तों गलती पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को गलत बताया है। कृपया कर आप मुझे क्षमा कर दीजिए, नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा। हाँ कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते गलती हो जाता है, मैं भी दोस्तों भगवान नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, निष्कर्ष करता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाती है तो मैं दोस्तों आप लोग से माफी मांग लेता हूँ। आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग समझते हैं कि चलो इतना पढ़ाते इतना बताते बताते हो सकता है कुछ मतलब इनको बोलने में या बताने में मतलब इनका माइंड डिस्टर्ब होगा या माइंड इधर उधर हो गया हो तो गलती बता दिए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं बार बार गलती बताऊं या कभी कभी इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट में आप लोगों को गलत बता दूं तो ये दोस्तों हमसे थोड़ी ना हो पाएगा। मैं अपना वीडियो नहीं बंद कर दूंगा बनाना, बताइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, उम्मीद कीजिए। दोस्तों आप लोग खुद समझदार है, दुनिया ऑनलाइन वाली है। हाँ अब कितना बोलेगा ना कि सर आप मान के चलते बोलते कि सही है, लेकिन इंटरनेट पर जब हम सर्च मारेंगे गूगल पर तो वो भी बताता है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो आप प्रूफ कीजिए ना, शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब क्या हुआ? बहुपद का मतलब हुआ कि 0 के चर राशि घात 0। जबकि आपके मोबाइल में क्या दे रहा है? 0 का घात 0, तो इसको बोलेंगे बहुपद है। बोलिए इसको बहुपद का मतलब कि 0 का घात 0 इंटू एक्स की पावर 0। दोस्तों इस रूप में क्या होगा? आपका अपरिभाषित प्राप्त होगा, क्योंकि 0 का पावर 0 कितना होता है? इन्फिनिटिव। आई एक्स का घात 0 का मान कितना होता है? 1। आई इन्फिनिटिव को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना निकल कर आएगा? इन्फिनिटिव। ऐसे ना होगा। तो हम कोई घात की संख्या थोड़ी ना लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम तो संख्या लेकर चले हैं।
तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बुझ लीजिए, तब हमें आप लोग बताइएगा या हमें कहिएगा, तब दोस्तों मैं आप लोग को मतलब बता भी, कुछ गलती होगा तो मैं आप लोग से कहूँगा भी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके दोस्तों आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथा नंबर में आपसे क्या कह रहा है, चौथा नंबर में कहा रहा है यही ना, मैंने आप लोग बताया था कि क्या है, संख्यात्मक है। तो अब बताइए इसका घात कितना होगा, बोलिए। इसका घात होगा दोस्तों कितना, 0। अब अगर हम इसका घात देखें, मतलब 0 के पावर 0 जैसे मैंने बताया था, तो इसका घात कितना होना चाहिए, 1 ना, लेकिन कितना होगा 0, क्योंकि हमको क्या करना है, चर राशि का घात यहाँ पर देखना है। तो लिखेंगे कि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 0 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी, यानी 0 होगी। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद का जो आपका जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर, जो कि दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आपके चैप्टर का भी, जो प्रश्नावली 2.1 है। और साथ ही प्रश्नावली 2.1 का पहले का दोस्तों जो एग्जाम्पल है, मैंने उसे बिल्कुल भी दोस्तों कवर नहीं कराया अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसमें दोस्तों अगर आप समझ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, जो आपका उदाहरण दिया हुआ है उसे भी दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाकर आप लोगों को जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसे बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है आप लोगों से। ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 5 में आप लोगों से कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी दोस्तों आपको इन बहुपदों में पहचान करना है, आपको दोस्तों पहचान करके बताना है कि जिस बहुपद को दोस्तों आपने यहाँ पर जैसे मान के चलो पहला नंबर ये बहुपद दिया हुआ है, तो इस बहुपद की पहचान करके दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो बहुपद है आपका वो रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता चुका है कि हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि वो बहुपद रैखिक है, वो बहुपद द्विघाती है, वो बहुपद त्रिघाती है। यानी जिस बहुपद के चौरासी का अधिकतम घात अगर 1 है तो बोलेंगे वो रैखिक है, जिस बहुपद के चौरासी का अगर अधिकतम घात अगर 2 होगा तो बोलेंगे द्विघाती है, अगर जिस बहुपद के चौरासी का अधिकतम घात अगर 3 होगा तो बोलेंगे त्रिघाती है। तो आप लोग बताइएगा ये जो बहुपद है आपका, इसमें चौरासी का अधिकतम घात कितना है। तो आप दोस्तों देखने से आप लोग ये पता चलता होगा कि इस चौरासी का जो अधिकतम घात है इस बहुपद में वो कितना है, तो 2 है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोस्तों बहुपद है आपका कितना है, तो द्विघाती है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह द्विघाती बहुपद है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर में। देखिए दोस्तों x माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा आपका बहुपद है, किस घात वाला। तो इसमें दोस्तों देखते हैं आप लोग कि इस बहुपद में चौरासी का अधिकतम घात कितना है, चौरासी का अधिकतम घात 3 है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोस्तों 3 घातों वाला बहुपद है, यानी त्रिघाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह त्रिघाती बहुपद है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 नंबर में। देखिए तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बताइए कौन सा बहुपद है। यानी इसमें चौरासी कौन कौन है, y और y स्क्वायर। तो इन दोनों चौरासी में किस चौरासी का अधिकतम घात है, तो 2 का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका बहुपद है वो कितने घातों वाला है, तो 2 घातों वाला, यानी द्विघाती है। तो लिखेंगे ये द्विघाती बहुपद है। 4 नंबर में देखिए तो दोस्तों 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स केवल एक चौरासी है, कौन, तो x, इसका अधिकतम घात कितना है भाई, तो 1। तो लिखेंगे ये कौन सा बहुपद है आपका, तो ये दोस्तों एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। तो लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में। देखिए 3t, तो दोस्तों 3t में आपका जो t है वो क्या है, 84 है, इसका घात कुछ नहीं है तो भैया कितना है, तो 1 है। तो इसलिए दोस्तों ये जो आपका बहुपद हो क्या है, तो रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके 84 का अधिकतम घात 1 है। तो लिखेंगे यह रैखिक बहुपद है। अब चलते हैं 6 नंबर में। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्या बोला है, आर स्क्वायर, यानी 84 केवल आ रहा है, इसका अधिकतम घात है 2। तो लिखेंगे ये कौन सा बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है। बात करते हैं इसके अगला नंबर में, कौन सा है, 7 नंबर। देखिए तो 7 नंबर में क्या दिया है यहाँ पर, 7x का पावर क्यू, यानी इसमें जो 84 x है उसका अधिकतम घात कितने हैं, 3। यानी दोस्तों ये कितने घात वाला बहुपद है, तो 3 घात वाला, इसलिए बोलेंगे कि बहुपद कैसा है, त्रिघाती। तो लिखेंगे यह त्रिघाती बहुपद है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसका जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें दिए हुए कुल जितने सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन है उसका समापन दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास से बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दिया है। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन में कोई भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी या समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छी लगी, आपको दोस्तों ये वीडियो खूब अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों को समझ में आई है, तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।